नमस्कार दोस्तों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं मालवा पठार के अंतर्गत विद्यमान भोपाल संभाग के एक प्रमुख जिले विदिशा के बारे में। यह एक ऐसा जिला है दोस्तों जो कई सारे ऐतिहासिक राजवंशों और उनसे संबंधित घटनाओं का साक्ष्य रहा है। कई जिलों में कई सारे ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए हैं, पर इतने सारे राजवंशों की उपस्थिति का साक्ष्य यदि कोई जिला बना तो वो विदिशा है। कई सारे राजवंश की उपस्थिति और जैसा मैंने कहा उनसे संबंधित घटनाक्रम हम देखने वाले हैं विदिशा के अंतर्गत। ऐतिहासिक संदर्भों में अच्छा खासा महत्व है इस जिले का। ठीक, तो शुरुआत करेंगे विदिशा की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे हम एक नक्शे का अध्ययन कर लेते हैं हमेशा की तरह, जिसमें हम 4 बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। कौन कौन से 4 बिंदु? पहला बिंदु कि जो जिला है वो पड़ोस के किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। तो विदिशा साथियों यहां है। देखिए, पड़ोस के कौन कौन से जिले हैं जिसकी सीमाओं को स्पर्श कर रहा है? अशोकनगर, गुना, भोपाल, रायसेन और सागर। अशोकनगर, गुना, भोपाल, रायसेन और सागर, ये 5 जिलों की सीमाओं को छू रहा है। दूसरा बिंदु, किस संभाग का पार्ट है? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भोपाल संभाग का पार्ट है। किस पठार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये वाला क्षेत्र तो मालवा का है, तो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ये पूरी पट्टी मालवा की। ठीक, और चौथा और इंपॉर्टेंट बिंदु कि क्या किसी राज्य की सीमा को छू रहा है? तो बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कि अंतर्वर्ती जिला है, चारों तरफ से जिलों से घिरा हुआ है, किसी राज्य की सीमा को नहीं छू रहा है। यह भी पता होना चाहिए कि कौन से जिला अंतर्वर्ती है। अंतर्वर्ती मींस लैंड लॉक्ड, भू आवेष्टित, घिरा हुआ, किसी और राज्य की सीमा को जो ना छू रहा हो। और कौन से जिले राज्य की सीमाओं को छू रहे हैं, और छू रहे हैं तो कितनों की सीमाओं को छू रहे हैं। पर ये सारी चीजें नक्शे के अध्ययन के बिना संभव नहीं है। कृपया कीजिए नक्शे का अध्ययन। कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, पीईवी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो या एमपीपीएससी की कर रहे हो, बिना नक्शे के कुछ नहीं होगा। बिन नक्शा सब सून। चलिए, तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भौगोलिक संदर्भ में। ठीक, शुरुआत करें यदि जिले की तो सबसे पहले ऐतिहासिकता देखते हैं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक संदर्भों में कई राजवंश, उनकी घटनाओं का संबंध रहा है इस क्षेत्र से। शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास में क्या हुआ? प्राचीन इतिहास में सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की। देखिए, प्राचीन इतिहास में खोज नहीं हुई थी, खोज तो 1913-14 में हुई थी। पर अब हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं 1914 में खोज हुई थी भंडारकर जी के द्वारा। ठीक, पुराना नाम इसका था भेलसा या बेसनगर। ये भी बन जाता है एग्जाम में कि भाई विदिशा का पुराना नाम बताइए, या भेलसा किसका पुराना नाम है, बेसनगर किसका पुराना नाम है। सीधे फैक्ट बनते हैं। किसने खोजा? भंडारकर ने खोजा। कब खोजा? 1913-14 में खोजा। और भंडारकर जी ने और क्या खोजा था, इसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा हमने शुरू के 2 बिंदुओं में, बट हेडिंग क्या डली है? प्राचीन इतिहास। तो अब बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ जरूरी तथ्य विदिशा से संबंधित। देखिए, कुश, कुश मतलब लव और कुश में से कुश। राम जी के जो 2 बेटे थे, लव और कुश, उनमें से कुश, कुश के द्वारा दक्षिण कोशल मतलब छत्तीसगढ़ पर शासन किया गया था। ये हमारे काम का नहीं है, मतलब विदिशा के काम का नहीं है। पर फिर विदिशा पे किसने शासन किया था? तो जो शत्रुघ्न के पुत्र थे, भाई राम जी 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जो शत्रुघ्न के पुत्र थे, नाम था शंभुघाती, उन्होंने विदिशा पर शासन किया था। तो राम जी के बेटे कुश ने शासन किया था कहां? छत्तीसगढ़ पे। और शत्रुघ्न के पुत्र शंभुघाती ने कहां शासन किया था? विदिशा पे। ये पता होना चाहिए। चलिए, ये महाकाव्य काल का समय है, रामायण काल का समय। ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री का ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, महादेवी। अब महादेवी कौन है दोस्तों? विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी महादेवी, और महादेवी से विवाह हुआ था मौर्य वंश के राजा अशोक का। आप जानते हैं कि मौर्य वंश जो था पाटलिपुत्र मतलब पटना में, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, और उसके बाद उनके पुत्र अशोक थे। तो जो अशोक थे उनका विवाह विदिशा के व्यापारी की पुत्री महादेवी से हुआ था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के कहने पर, किसके कहने पर? महादेवी के कहने पर ही अशोक ने उज्जैन में एक स्तूप बनवाया था जिसे बोलते हैं वैश्य टोकरी। तो वैश्य टोकरी कहां है? उज्जैन में। किसके कहने पे बनवाया था? महादेवी के कहने पे। महादेवी कहां की थी? विदिशा की। विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री। ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा मेन हिस्ट्री है उसमें मौर्य काल के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था।
तो शुंग वंश का राजा है पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग कहां बैठा हुआ है? पाटलिपुत्र, मतलब पटना में, मेन राजा, जो मेन राजधानी वहां बैठा था। और मध्य प्रदेश में जो उसका क्षेत्र था, जो उसका शासन था, मतलब विदिशा, वहां उसने किसे बिठाया था? तो अपने बेटे अग्निमित्र को बिठाया था। तो अग्निमित्र प्रांतपति था, सूबेदार जिसे बोलते हैं, गवर्नर। कहां का? विदिशा का। कब? शुंग वंश के काल में। पिताजी कौन थे उनके? पुष्यमित्र शुंग। कहां बैठे थे? पाटलिपुत्र, दिल्ली में, केंद्र की राजनीति संभाल रहे थे। ठीक। और इसी अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग था मालविका के साथ, जिसका वर्णन है मालविकाग्निमित्रम में, कालिदास द्वारा लिखी गई। तो मालविकाग्निमित्रम किसके ऊपर लिखी गई है? मालविका और अग्निमित्र के ऊपर। अग्निमित्र कौन? विदिशा का प्रांतपति। किसका बेटा? पुष्यमित्र शुंग का। कहां बैठा है वो पाटलिपुत्र में बैठा हुआ है, मौर्य काल के बाद। ठीक। अच्छा, अब मौर्य काल के बाद ये जो शुंग वंश आया, तो इसका मेन राजा पुष्यमित्र शुंग, बेटे अग्निमित्र को बिठा दिए विदिशा में। उसके बाद राजा आते गए। तो एक राजा था 9वें नंबर का, इसी शुंग वंश का। शुंग वंश चल रहा है यहां से यहां तक, पूरे शुंग वंश की बात हो रही है। तो 9वें नंबर का एक राजा था भागभद्र। भागभद्र के काल में क्या हुआ? भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था, उस समय का जो भारत था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, तो उसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र मतलब नॉर्थ वेस्ट वाला सेक्शन, उसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? पाकिस्तान आएगा, मतलब तक्षशिला वाला क्षेत्र आएगा। तो वो जो पाकिस्तान तक्षशिला वाला क्षेत्र था, वहां पर एक विदेशी राजा, एक यूनानी राजा, उसका कब्जा हो चुका था। और उस समय वहां पर एक विदेशी राजा बैठा हुआ था, जिसका नाम था एंटियाल किडास। कहां पे बैठा हुआ था? तक्षशिला में। देख लीजिए लिखा होगा, ये लिखा होगा तक्षशिला में। ठीक। अब आप इमेजिन कीजिए, भारत है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तक्षशिला मतलब पाकिस्तान का क्षेत्र, वहां पे एक विदेशी हुकूमत शासन कर रही है, राजा का नाम है एंटियाल किडास। और भारत के अंदर शुंग वंश चल रहा है, 9वां राजा चल रहा है भागभद्र। उस एंटियाल किडास का राजदूत, एम्बेसडर आता है इसके काल में विदिशा। और उस एम्बेसडर, उस राजदूत का नाम है हेलियोडोरस। यहीं कहीं लिखा होगा नाम, चलिए नाम नहीं लिखा है, आगे है हेलियोडोरस। वो आया विदिशा और उसने यहां आके वैष्णव धर्म अपना लिया था। और भगवान विष्णु के सम्मान में गरुण स्तंभ, स्तंभ मतलब आप जानते हैं पिलर होता है, तो गरुण स्तंभ बनवाया था। कहां? विदिशा में। और इस गरुण स्तंभ को खंबा बाबा स्तंभ भी कहते हैं। ठीक। तो इतने सारे प्रश्न कि गरुण स्तंभ, खंबा बाबा स्तंभ किसने बनवाया? हेलियोडोरस ने बनवाया। हेलियोडोरस कौन? राजदूत। किसका? एंटियाल किडास का। एंटियाल किडास कौन है? तक्षशिला क्षेत्र का राजा। किसके समय में हो रहा है ये सब? 9वां राजा शुंग वंश का। क्या नाम है? भागभद्र। ठीक। फिर क्या हुआ? फिर भैया, अच्छा, और एक बात और इंपॉर्टेंट, ये जो गरुण स्तंभ है जिसकी मैंने अभी चर्चा की आपसे, जो हेलियोडोरस ने बनवाया था, ये गरुण स्तंभ पहला स्मारक माना जाता है ब्राह्मण धर्म से संबंधित, पहला स्मारक। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्बकडफिसस के सिक्के विदिशा से मिले। अब बिम्बकडफिसस कौन है आप बोलेंगे? तो मैंने बताया मौर्य काल के बाद कई छोटे छोटे राजवंश आए थे। ठीक। एक था शुंग वंश, उसकी कहानी हमने देख ली। एक था कुषाण। ठीक। अब जो कुषाण थे ये बाहर से आए हुए थे, शुंग तो यहीं के थे लोकल के, कुषाण बाहर से आए थे। ठीक। तो कुषाण वंश का एक राजा था बिम्बकडफिसस, कुषाण वंश। उसके सिक्के मिले कहां से? विदिशा से। बिल्कुल याद कर लेना है। अच्छा, सिमुक। अब ये सिमुक कौन है? ये भारत के ही एक राजवंश था सातवाहन। तो सातवाहन वंश का राजा था सिमुक। उसके सिक्के मिले कहां से? विदिशा से। ठीक। तो ये सारी बातें यहां आपको पता होनी चाहिए। ओवरऑल मौर्य काल के पहले शुरू हुए हम। ठीक। रामायण काल या महाकाव्य काल में हमने देखा कि शंभुघाती का शासन था विदिशा में, शत्रुघ्न के पुत्र। उसके बाद हमने देखा मौर्य काल के अशोक। अब मौर्य काल का जब पतन हो गया, तो जैसा मैंने कहा भारत में कई सारी शक्तियां थी अलग अलग जगह, और यहाँ की लोकल ताकतें भी थी और बाहर से ताकतें आई थी वो भी थी। तो लोकल में तो ये हो गए शुंग, ये सातवाहन, सिमुक, और बाहर से जो आए वो कौन थे? एक तो ये तक्षशिला में जो आ गए थे एंटियाल किडास, और एक कुषाण जिसके बिम्बकडफिसस के सिक्के मिले विदिशा से। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ? यज्ञ श्री सातकर्णी, वही सातवाहन वंश का राजा, उसके सिक्के मिले विदिशा से। समुद्रगुप्त।
अब ये सब जो छोटे छोटे क्षेत्र में छोटे छोटे राजवंश थे, इन सब की सत्ता कुछ समय तक चली। फिर भारत में सत्ता स्थापित हो गई थी गुप्त शासकों की, और गुप्त शासकों में जो प्रमुख शासक था उसका नाम था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी उसने, बहुत सारे युद्ध जीते थे उसने। तो इसी समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण विजय अभियान के दौरान विदिशा के एक शक सामंत पर अपनी विजय की स्मृति में सागर में एक विजय स्मारक बनवाया था। मतलब जब समुद्रगुप्त युद्ध लड़ने जा रहा था दक्षिण की तरफ, तो उस दौरान उसने विदिशा के एक सामंत को, एक राजा को, एक क्षेत्रीय राजा श्रीधर वर्मन को हराया था, और उसके उपलक्ष्य में उसने अपना एक स्तंभ भी बनवाया था। कहां बनवाया था? सागर में। तो स्तंभ बनवाया सागर मतलब एरण में, पर हराया किस आदमी को? विदिशा के एक सामंत को। ठीक, ये भी विदिशा से संबंधित। अच्छा, इसके अलावा विदिशा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक अंधेर नाम का स्थान है, जहां 3 स्तूपों के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक, जहां पर स्तूप मींस एक ऐसा प्लेस जहां पर बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित या बौद्ध भिक्षुओं के जो अस्थि अवशेष होते हैं उन्हें एक पात्र में रखा जाता है और उनकी पूजा होती है। ठीक, तो उसे स्तूप कहते हैं। तो 3 स्तूपों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? अंधेर नामक स्थान से। अब ये अंधेर नामक स्थान कहां है? विदिशा से 12 किलोमीटर दूर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद कई राजवंश। अब एक नागवंश था मथुरा का, उसकी एक शाखा ने भी मध्य प्रदेश के विदिशा पे शासन किया, यह पता होना चाहिए। ठीक, इसका संस्थापक था वृषनाथ, उसके सिक्के मिले हैं विदिशा से। तो कितने प्रश्न बनेंगे भाई? नागवंश का संस्थापक वृषनाथ, कहां का है नागवंश? मथुरा का। एमपी में कहां शासन किया? विदिशा में। सिक्के मिले विदिशा से उनके। अच्छा, और लास्ट में बकाटक वंश का संबंध भी यहां से है। बकाटक वंश का संस्थापक था बिंद शक्ति, और उसने अपनी राजधानी बनाया था विदिशा को। देख रहे हैं आप कितने सारे राजवंश। ये सब छोटे छोटे हैं, और बड़े राजवंशों की भी हमने बात करी। हमने अशोका मतलब मौर्य काल की बात करी, हमने गुप्त की बात करी, समुद्रगुप्त और इन सब की। और मौर्य और गुप्त के बीच में जो छोटे छोटे राजवंश आए थे, शुंग वंश आया, कुषाण आया, सातवाहन आया, उन सबके सिक्के मिले यहां से। और उसके बाद आप देख रहे हैं नागवंश के सिक्के मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भाई बकाटक वंश से भी संबंध है इनका, बकाटकों की राजधानी थी विदिशा। तो आप देख रहे हैं ऐतिहासिक संदर्भों कितना इंपॉर्टेंट है। यदि विदिशा पे प्रश्न बनने की संभावना रही तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न बने, क्योंकि इतने सारे घटनाक्रम हुए। चलिए, इसके अलावा एक अमीर वंश था, उसका भी संबंध जो है वो विदिशा के क्षेत्र से। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये तो ऐतिहासिक में प्राचीन कालीन है। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में आप जानते हैं खिलजियों का शासन था दिल्ली सल्तनत में। भाई दिल्ली सल्तनत में कई राजवंश आए थे ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ये सारे वंश आए थे। उनमें से एक था खिलजी वंश, और उस खिलजी वंश का राजा था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक गद्दी पर रहा था, लगभग 20 वर्ष। ठीक, उस अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन और विदिशा पर आक्रमण किया था और यहां के मंदिरों को लूटा था। तो सीधे प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र पर अटैक किया था, आक्रमण किया था? तो उसमें एक विदिशा भी शामिल है। आधुनिक इतिहास की बात करूं दोस्तों, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से हुई थी? तो साथियों, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 1942 में ग्वालियर रियासत की विदिशा से हुई थी। रियासत पूछे तो ग्वालियर, क्षेत्र पूछे तो विदिशा। विदिशा ग्वालियर रियासत का हिस्सा हो चुकी थी तब तक। तो ये ओवरऑल थी ऐतिहासिकता विदिशा से संबंधित। हमने प्राचीन काल से संबंधित इतिहास भी देखा, हमने मध्यकाल वाला भी देखा, और हमने आधुनिक भी देख लिया। ठीक, विदिशा मतलब भेलसा, भेलसा या बेसनगर। खोज कब हुई? 1913-14 में। किसने की? बाकड़कर साहब ने की। चलिए, अब ऐतिहासिक के बाद बात थोड़ी सी कर लेते हैं पर्यटन की। तो विदिशा जो है, प्राचीन नाम हम देख चुके हैं, भेलसा, बेसनगर, नेवासा, महामालिस्तान, इतने सारे नाम हैं। अच्छा, ये जो फैक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं। तो इन सारे नोट्स को हम पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करा देंगे, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो जरूर कीजिए। जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने डाली हुई है, सीधे आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। चलिए, शुंग राजा रहे। देखिए, अब वो स्टोरी रिपीट हो रही है।
कौन सी वाली? शुंग राजा कौन थे? भागभद्र, 9वें नंबर के। उनके काल में उनकी राजधानी विदिशा में जो एंटियालकिडास, वो तक्षशिला का राजा, उसका दूत, देखिए नाम आ गया, हेलियोडोरस आया था यहाँ। और उसने क्या किया था? ये देखिए गरुण स्तंभ बनवाया था, भागवत की उपाधि धारित की थी, क्योंकि भागवत या वैष्णव धर्म भी अपना लिया था। और इस स्तंभ को क्या बोलते हैं? खंबा बाबा स्तंभ भी कहते हैं। इसके अलावा ये स्टोरी तो वो है जो हम देख चुके हैं। इसके अलावा और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं विदिशा में? लोहांगी शिला, बीजा मंडल, सम्राट अशोक सागर। अब सम्राट अशोक सागर जो है उसे हलाली सागर भी कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए, लिखा है ब्रैकेट में। ग्यारसपुर, ये सारे ऐतिहासिक स्थल। प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सीधे प्रश्न बन जाता है कि भैया लोहांगी शिला कहाँ है, सम्राट अशोक सागर कहाँ है, ये पता होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा में। अब उदयगिरी तो इतना इंपॉर्टेंट है, उदयगिरी की गुफाएं, की पूछो मत। और कई सारे तथ्य आते हैं। पहला तो यही कि किस शताब्दी से संबंधित है, 4वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का टाइम पीरियड है गुफाओं का। अच्छा, क्या है भाई? स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बराह अवतार, बराह अवतार की प्रतिमा गुफा नंबर 5 में है। साथियों, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उसमें गुफा नंबर जो 5 है, उस गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है उसकी प्रतिमा लगी हुई है। अच्छा, इसके अलावा यहां कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 20। ठीक, इनमें से जो पहली और 20वीं गुफा है, फर्स्ट एंड 20th, वो जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 19 को अमृत गुफा कहते हैं। और ये सारी गुफाएं जो हैं गुप्तकालीन है। कितने सारे फैक्ट हैं। कुल गुफा की संख्या 20, पहली और 20वीं जो है जैन धर्म से संबंधित, 19वीं को क्या बोलते हैं? अमृत गुफा। ठीक, किस टाइम पीरियड की है? गुप्तकालीन। 5वीं गुफा में क्या है? बराह की प्रतिमा है, विष्णु के अवतार। चलिए आगे बात करते हैं। गुफा नंबर 1 को सूरज गुफा भी कहते हैं, सीधे पता होना चाहिए। अन्य स्थल बीजा मंडल, शाही मस्जिद, पिशनहारी मंदिर, ये भी है यहाँ पर। कहाँ? उदयगिरी क्षेत्र में। पिशनहारी मंदिर कहाँ है? उदयगिरी, विदिशा। शाही मस्जिद, बीजा मंडल कहाँ है? विदिशा के उदयगिरी में, पता होना चाहिए। साथियों, इन गुफाओं का निर्माण किसने कराया? ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं उनके सचिव वीरसेन द्वारा इसका निर्माण कराया गया। चलिए, उदयगिरी की गुफाओं का संबंध स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं कि जैन धर्म से रहा। इसके अलावा खंबा बाबा, इस पे तो 2-3 बार बात हो गई आज। हेलियोडोरस ने बनवाया, गरुण स्तंभ है, भागवत धर्म की उपाधि धारित की। कौन था हेलियोडोरस? राजदूत था। किसका राजदूत था? एंटियालकिडास का था। किसके समय में आया? शुंग वंश के राजा भागभद्र के समय में आया, जो 9वें नंबर के राजा थे। दोस्तों, नीलकंठेश्वर मंदिर भी है यहाँ पर। किसने बनवाया? उदयादित्य ने बनवाया। कौन है उदयादित्य? राजा भोज के पुत्र हैं उदयादित्य, उन्होंने बनवाया नीलकंठेश्वर मंदिर। ये चित्र है उसका। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति, ये ओवरऑल थे पर्यटन वाले सेक्शन। पर्यटन में कई प्रश्न बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट स्थल है वो किस टाइम पीरियड का है, किस धर्म से संबंधित है, उस प्लेस पे और कौन कौन से स्थल हैं। जैसे अभी हमने देखा बीजा मंडल, पिशनहारी मंदिर, ये सारी चीजें देखी हमने। ठीक, किस धर्म से संबंधित है, किसने निर्माण करवाया, किस नदी तट पर है, इतने सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए, भौगोलिक। साथियों, भौगोलिक में 4 बिंदु तो हम देख चुके थे स्टार्टिंग में, कि भाई जो विदिशा है उसके पड़ोसी जिले, पड़ोसी राज्य कोई भी नहीं क्योंकि अंतर्वर्ती जिला है, पठार, मालवा संभाग, भोपाल और तहसील। तहसील वाले बिंदु में क्या करते हैं हम? केवल काम की तहसीलें देखते हैं। काम की तहसील मतलब वे क्षेत्र, वे तहसील जहां कोई औद्योगिक केंद्र है या कोई पर्यटन स्थल है या किसी चीज के लिए वो जाना जा रहा है। तो हमें ये याद रखना पड़ता है कि यार ये वाली तहसील ना इस जिले के अंतर्गत आती, क्योंकि प्रश्न बन जाता है। चलिए, तो यहाँ गंजवा सोदा, ग्यारसपुर, कुरवाई, लटेरी, नटेरन, सिरोंज, गुलाबगंज, शमशामाबाद और त्योंदा, इतनी सारी तहसीलें। क्या सबके नाम याद करने? बिल्कुल नहीं। देखिए, गंजवा सोदा का कर लेना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ग्यारसपुर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिरोंज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा हुई थी इतनी सारी। ये 3 तहसील तो आपको देख ही लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नदी बेतवा के किनारे बसा हुआ है, और अकेला विदिशा नहीं, सांची, ओरछा, ये सब बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कर्क रेखा, दोस्तों आप सभी जानते हैं, कर्क रेखा पृथ्वी का जो ग्लोब है या जो पृथ्वी का जो मानचित्र है उसमें हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो एक काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है।
अब भारत के कौन से 8 राज्य हैं, ये नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और मध्य प्रदेश के कौन से 14 जिले हैं, ये भी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और उन 14 जिलों में से एक जिला विदिशा भी है। ये पता होना चाहिए कि 14 जिले कौन कौन से हैं, प्रश्न आ जाएगा दोस्तों। चलिए, इसके अलावा तापमान की थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। मैं क्यों बोल रहा था गंजवा सोदा, याद रखिएगा। एक स्थान विशेष के रूप में, एक पर्टिकुलर प्लेस के रूप में, स्थान विशेष के रूप में जो गंजवा सोदा है विदिशा का, वो सर्वाधिक गर्म स्थल माना जाता है साथी। ठीक, याद कर लेना है फैक्ट। और फसल की यदि हम बात करें तो चने का अच्छा खासा उत्पादन होता है विदिशा में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करेंगे अब उद्योग की। विदिशा में दोस्तों कील व तार बनाने का कारखाना, मेटल वर्क्स, जो मेटल धातु या धातुओं की जो भी चीजें बनती है, उपकरण बनते हैं, वो सब, उन सब का निर्माण यहां होता है। सबसे बड़ा वनस्पति घी का कारखाना, देखिए फिर आगे गंजवा सोदा। तो इसलिए अब पता होना चाहिए ना कि गंजवा सोदा जो क्षेत्र है, जो तहसील है, वो किस जिले में, विदिशा में। एक प्लेस के रूप में या एक स्थान विशेष के रूप में सबसे ज्यादा तापमान होता है वहां पर। और जैसा मैंने यहां दोबारा बताया कि वनस्पति घी का कारखाना है। चलिए, मध्य प्रदेश लैंप्स लिमिटेड भी यहीं पर है। रेलवे डीजल इंजन कारखाना विदिशा में, डीजल इंजन का कारखाना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए, उनमें से एक विदिशा में भी है। हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों प्रयास कर रही हैं। तो उस क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए और केंद्र सरकार ने कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए। उन 26 में से मध्य प्रदेश सरकार ने एक केंद्र विदिशा में भी स्थापित किया है। ठीक, इसके अलावा प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना भी विदिशा में है। और दोस्तों विदिशा के जंबार बागरी में है, ये क्षेत्र पता होना चाहिए। जंबार बागरी विदिशा का क्षेत्र है, यहां प्लास्टिक से डीजल बनाया जा रहा है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे, कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। कैलाश सत्यार्थी का संबंध कहां से, विदिशा से है। किस चीज के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया इन्होंने। बच्चों के हितों की बात करते हैं, बच्चों के उत्पीड़न को रोकते हैं, बच्चों के जीवन में संवर्धन को सुनिश्चित करते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी 2004 में मैग्सेस अवार्ड मिला था इन्हें। इसके अलावा 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। जी हां, शांति का नोबेल पुरस्कार ले आए कैलाश सत्यार्थी। कब, 2014 में मैग्सेसे अवार्ड मिला। 2004 में बच्चों के लिए काम करते हैं। शरद शर्मा, ये भी एक प्रमुख व्यक्तित्व है, विदिशा से ही संबंधित है। ख्याति किस चीज के लिए, पौराणिक नाटकों के लिए रंगकर्मी है। रंगकर्म करते हैं, अभिनय करते हैं। और किस विधा पे करते हैं, पौराणिक नाटकों पे करते हैं। तो प्रश्न आएगा शरद शर्मा जी का संबंध किस चीज से, रंगकर्म से। कहां से है, विदिशा से। चलिए, एक जिला एक उत्पाद, आप सभी जानते हैं, शासन द्वारा किसी क्षेत्र के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाने के लिए उस उत्पाद को उस जिले के नाम से एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। विदिशा से कृषि उपकरणों को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया गया है। दोस्तों कृषि उपकरणों को शामिल किया गया है। कुछ अन्य तथ्य देखेंगे विदिशा से संबंधित। पत्रिका निकलती है नया विकल्प नाम की, सीधे प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट पत्रिका कौन सी कहां से निकलती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कौन से कहां से निकलते हैं, इस सब प्रश्न बनता है। चलिए, विदिशा में 28 फरवरी 2017 को देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित हुआ। प्रश्न आएगा, देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र विदिशा। और देश का पहला, वही रिपीट हो गया पॉइंट, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र विदिशा में है। इसके अलावा दो जरूरी बिंदु, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा में 2018 में स्थापित हुआ। इसके अलावा इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान जो चला था 2015 में, वो विदिशा से ही शुरू हुआ था साथियों। इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम कहां से शुरू हुआ था, विदिशा से शुरू हुआ था। इतने सारे तथ्यों को समाहित करने का हमने प्रयास किया, अलग अलग हेडिंग्स में हमने क्लासिफाई किया ताकि समझाना और आपके लिए समझना आसान हो। ये पूरे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे साथियों। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले जिले के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।